ऑडिटिंग हम कितने टाइप से करा सकते हैं? ये जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है ये है टाइप ऑफ ऑडिट का। किसका? ये टाइप्स का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट के इस टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास ऑडिट आ रहा है स्टैच्यूटरी ऑडिट। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट का क्या मतलब है? एक ऐसा ऑडिट जो हमें कराना हर हालत में जरूरी होता है, हमको कराना ही पड़ता है, वैधानिक बोलते हैं। तो वैधानिक ऑडिट के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको ऑडिट करवाना होता है। ये लिखा हुआ है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको ऑडिट कराना होता है। तो मतलब जब हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब किताब का ऑडिटिंग कंपलसरी कर देते हैं किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं कंपलसरी ऑडिटिंग या स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग। तो इस ऑडिटिंग के अंदर हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑडिटर होगा, ऑडिटर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, रूल्स, रेगुलेशन, क्या रूल्स हैं फर्म के बुक्स मेंटेन करने के, सारी बातें उसको पता होनी चाहिए। उसको ये भी पता होना चाहिए कि फर्म कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स को कंट्रोल करती है, सारी बातें उसके अंदर लिखी होती हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर को अपने कार्य क्षेत्र, योग्यता अयोग्यता, ऑडिटर के क्या राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर का क्या सैलरी होगा, वट एवर जो भी है, सारी बातें पहले से ही फिक्स की हुई होती हैं। मतलब स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग के अंदर एक ऑडिटर को क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, उसकी सैलरी क्या होगी, काम करने के बदले उसको क्या मिलने वाला है, सारी बात पहले से पता होती है। किसमें? स्टैच्यूटरी ऑडिट में। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट के मामले में पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं, आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल नहीं सकते। तो ऑडिटर के जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, आप उसको कम भी नहीं कर सकते। मतलब ऑडिटर के जो राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप कम नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज भी नहीं कर सकते, पर इसके अंदर आप अपने एग्रीमेंट को करके उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को या राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हो। क्योंकि यहां पर जो ऑडिटर होता है ना, ये एक ओनर की इच्छा पर निर्भर नहीं होता। मतलब मान लो एक बिजनेस है, इस बिजनेस में गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि तुमको हर हालत में ऑडिटिंग करवानी जरूरी है। कौन सी ऑडिटिंग? स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग। तो स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग के केस में इस कंपनी का जो मालिक है या फर्म का मालिक है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये ऑडिटिंग आपको हर हालत में करवानी होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी बात माननी होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही एक ऑडिटर की सैलरी भी मिलने वाली है। तो मतलब यहां पर जो ऑडिटिंग होगी ना इस कंपनी या फर्म के अंदर, ये कंपनी के मालिक की इच्छा पर नहीं होगी, उसको हर हालत में करवानी ही होगी। दैट्स इट। उसकी आंख बंद है या आंख खुली है, उसको ऑडिटिंग हर हालत में करवानी होगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपलसरी ऑडिटिंग। तो कहता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑडिटिंग करवाना बहुत जरूरी है हर हालत के अंदर। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नंबर 1, कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले में जितने भी रजिस्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, उनको सबको ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के द्वारा जो भी कंट्रोल्ड बैंकिंग कंपनीज हैं, उनको भी ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 द्वारा जितनी भी कंट्रोल होती है ना बीमा कंपनियां, उनको भी ऑडिटिंग करवाना जरूरी है, कंपलसरी है। कुछ राज्यों के सहकारी समिति कानून के अंतर्गत जितने भी रजिस्टर्ड सरकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन सभी को भी ऑडिटिंग करवाना जरूरी है। तो मतलब आपको यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता दिए गए हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है। अब मान लो एमसीक्यू की मैं बात करूं तो इसमें क्या एमसीक्यू आ सकता है? क्या कंपलसरी ऑडिटिंग के केस में क्या आप ऑडिटर का सैलरी या जो पारिश्रमिक है आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को बदल सकते हो? यस, एक प्रस्ताव पास करके या उसके द्वारा समझौता करके।
क्या ऑडिटर के अपने कुछ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? यस, उसके फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं। फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग के केस में क्या एक फर्म के ओनर की इच्छा होती है क्या उसको अपॉइंट करे? तो आपका आंसर होगा नहीं, उसकी इच्छा पर नहीं होता। ये जो ऑडिटिंग होती है करानी कंपलसरी होती है। फिर आपसे ये चार बातें भी पूछ सकता है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी है? तो ये चार लाइनें आपको पता होनी चाहिए। मान लो आपसे पहली लाइन वो पूछ ले कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, क्या उसमें कंपलसरी ऑडिटिंग होता है या नॉर्मल होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, कौन सा होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, मतलब कंपलसरी वाला ऑडिट होता है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे निकलते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये वाला जो पहला मैंने टाइप्स ऑफ ऑडिट का टॉपिक बताया, इसको हम बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, बोले तो कंपलसरी ऑडिट। आपकी मर्जी के ऊपर नहीं है कि आप ऑडिटिंग करवाओगे तब ऑडिट होगा, नहीं, आपको हर हालत में ऑडिटिंग करवाना ही पड़ेगा। दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग। फिर जो हमारा है नेक्स्ट वो है प्राइवेट ऑडिट। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब किताब अंकेक्षक के लिए किसी प्रकार का वैधानिक बंधन नहीं होता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें सोल ट्रेडर की या पार्टनरशिप फर्म की या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और भी होती होंगी, है ना, तो जिनका हमें ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी नहीं होता, बट ये जब भी ऑडिटिंग कराते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट के केस में वो क्या कह रहा है, ऑडिट करवाना हमारा कंपलसरी नहीं है, ऑडिटिंग आपके लिए बंधन नहीं है, आप ऑडिट करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। कहता है कि जब हम प्राइवेट तरीके से ऑडिटिंग कराते हैं तो वो इन फर्मों में हो सकता है। तो ऑडिटिंग करवाना अथवा ना कराना इन ऑर्गेनाइजेशंस की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए प्राइवेट ऑडिट को हम वॉलंटरी ऑडिट भी बोलते हैं। क्या ये वॉलंटरी ऑडिट बोले तो ऐच्छिक, आपकी मर्जी है, अगर आप कराना चाहते हो तो करा लो, नहीं कराना चाहते तो मत कराओ। तो इस प्रकार के ऑडिट में जो ऑडिटर के जो राइट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो आप कैसे फिक्स करते हो? वो आप फिक्स करते हो समझौते के बेस पर। आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है ऑडिटर के साथ, उस एग्रीमेंट के बेस पर आप ये देखते हो कि एक ऑडिटर के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसने कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, तो ये आप एग्रीमेंट पे डिसाइड करते हो। आगे कहता है कि अगर कोई छल कपट का त्रुटियों का पता लगाना है, आपको सेल्स टैक्स से इनकम टैक्स का पता करना है या गवर्नमेंट ऑफिसर को संतुष्ट करना है, तो आदि इसके लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। कि जब हम प्राइवेट ऑडिट कराते हैं ना, तो क्यों कराते हैं? क्योंकि हमको फ्रॉड का पता करना है, मिस्टेक हमने कहां पे की, टैक्स कितना पे करना है, इनकम टैक्स कितना पे करना है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को हमें सेटिस्फाई करना है। तो ये सारे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट ऑडिट करते हैं। तो इसीलिए इस ऑडिटिंग की जो सीमा होती है ना, वो कौन फिक्स करता है? वो इनके जो मालिक होते हैं ना, वो मालिक फिक्स करते हैं। वो अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई तेरे को इतना काम कहा गया है, इतना कर लियो, फालतू की बात मत करियो, फालतू काम मत करियो, तेरे को जो बस जितना बोला जा रहा है ना बस उतना कर लियो। तो समझ लेना वो कौन सा ऑडिट है, प्राइवेट ऑडिट। जबकि पीछे वाली ऑडिट में क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से फिक्स है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कराना है तो कराना है। बट इसमें क्या, इसमें आपकी मर्जी है। ऑडिटर के रूल्स एंड रेगुलेशन आप फिक्स कर रहे हो, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो आप आपके अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइवेट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट मतलब जहां पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो या आप पार्टनरशिप चला रहे हो या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर कंपलसरी ऑडिटिंग नहीं होती है, तो वहां पर आप प्राइवेट ऑडिट को अप्लाई कर सकते हो। आगे हमारा है गवर्नमेंट ऑडिट। यस नीलम गिल, जो टॉपिक रह गए हैं वो भी हम टाइम से कवर कराएंगे, बट अभी सब सब्जेक्ट को एक साथ टच किया जा रहा है ताकि कवर हो जाए।
गुड मॉर्निंग सोनू। सोनू क्लास हमारी लगभग 10:30 या 10:35 पे स्टार्ट हुई होगी, इतना ही। टॉपिक आज का बहुत इजी है, देखते रहना। इजी भी नहीं भी हो तो तुम्हारे लिए ऑप्शन भी तो क्या है, सबके लिए, बस देखते रहना। अब आगे जो ऑडिट है इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑडिट। मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, तो उनकी जांच को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, जब उसमें हम हिसाब किताब का, जब हम ऑडिटिंग कराने के लिए एक हिसाब किताब और एक ऑडिट डिपार्टमेंट रखती है, तो वहां पर हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंट्स का और ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। तो इस डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, कौन सा, 148 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को नियुक्त करता है। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन आया, कौन सा अनुच्छेद है, 148। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। वो जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट को जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो कौन होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहां पर देखो आपके 3-4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। फिर आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार ऑडिटर जनरल को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी संस्था के हिसाब किताब के संबंध में उन अधिकारों कर्तव्यों का पालन करना होता है। सेक्शन कौन सा है, 149। 149 के अकॉर्डिंग उसको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है, वही उसको पालन करना होता है, जो भारतीय संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, आगे कह रहा है कि जो इसके अंडर में होते हैं ना, इसके अंडर में काफी सारी यूनिट भी होती हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोल रहा है वो, कि गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, तो उनकी भी खातों की चेकिंग हमें करानी होती है। तो खातों की चेकिंग कराने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट भी होता है जिसको हम ऑडिट्स एंड द अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। तो कह रहा है कि सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसकी अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। फिर कहता है कि सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग इस ऑडिटर को पहले से ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होता है, उसको बस उसका पालन करना होता है। फिर आगे कह रहा है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, कौन बनाता है, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है, इसी के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। फिर कह रहा है कि जो ये ऑडिटर जनरल है, इसके अंडर में काफी सारी यूनिट होती हैं जो इसके अंडर में काम करती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्ण ऑडिटिंग, बोले तो कंप्लीट ऑडिट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कंप्लीट ऑडिट। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक निश्चित अवधि संबंधी समस्त लेखा पुस्तकों की सिस्टमेटिक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जब हम चेक करते हैं, जिससे कोई भी सौदा या खाता या संबंधित लेखे जहां से छूटने ना पाए, तो इसे कहते हैं पूर्ण ऑडिटिंग, बोले तो कंप्लीट ऑडिट। तो मतलब क्या होता है, कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर क्या करते हैं, उसके जितने भी कंप्लीट अकाउंट्स की बुक्स होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, उसकी हम पूरी अच्छी तरह से चेकिंग करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन को लिखने से पहले हम ये देख लें कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिना बिल्स के ना छूट गई हो, सभी उसके पास, हमारे पास प्रूफ होने चाहिए। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑडिटिंग। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑडिट में हर एक ट्रांजैक्शन, एंट्री, बुक्स, टोटल, बैलेंस, वाउचर, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज की हम चेकिंग करते हैं। तो अगर हम स्टैच्यूटरी तौर पर बात करें, वैधानिक तौर पर बात करें, तो
कंपनी में इस प्रकार का ऑडिट करवाना जरूरी होता है। यस, कंपनी में इस प्रकार का ऑडिट कराना जरूरी होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट ऑडिट होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑडिट, बोले तो आंशिक अंकेक्षण। तो जब किसी संस्था के पूरे हिसाब किताब की जांच ना करके केवल उसके किसी विशेष भाग की जांच की जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जब हम कंप्लीट अकाउंट्स को चेक ना करके उसी के किसी पार्टिकुलर अकाउंट्स को, बुक्स को हम चेक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑडिट। तो इसमें ऑडिटर को पार्शियल अंकेक्षक करना होता है, जिसमें मान लो वो क्या करता है, जैसे मान लो वो सिर्फ परचेज बुक या सेल्स बुक या कैश बुक की चेकिंग करता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने नवंबर की चेकिंग की हो, या दिसंबर में जो ट्रांजैक्शन हुई हो, या जनवरी की ट्रांजैक्शन हुई हो, सिर्फ उसी की चेकिंग की हो। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पार्शियल ऑडिट। तो पार्शियल ऑडिट में कुछ भी हो सकता है, मान लो उसने सिर्फ परचेज बुक की चेकिंग की, या उसने सेल बुक की चेकिंग की, या उसने परचेज रिटर्न बुक की चेकिंग की, या उसने सिर्फ जनवरी की चेक की, या दिसंबर की, या नवंबर की। तो हम उसको बोलेंगे हम उसने क्या किया है, पार्शियल ऑडिट किया है। तो न तो कोई नियोक्ता ऐसे अंकेक्षक करवाना चाहेगा और न ही अंकेक्षक ऐसे कार्य के लिए तैयार होता है। मतलब जो पार्शियल ऑडिट होता है ना, ये रियलिटी में आजकल व्यवहारिक नहीं है, नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि कोई भी बंदा है ना वो इस प्रकार का ऑडिट नहीं करवाना चाहेगा। आप है या मैं है, किसी को क्या बोलेंगे भाई हमारे जनवरी की बुक्स की ऑडिटिंग कर दे, तो व्यवहारिक ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक स्पेशल टारगेट होता है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रकार का ऑडिटिंग करवा लेते हैं। यदि हम आंशिक जांच कराई जाती है तो उसे अपनी रिपोर्ट देते समय यह स्पष्ट रूप कर देना चाहिए रिपोर्ट आंशिक जांच है। मतलब जब ऑडिटर इस प्रकार की चेकिंग करता है, ऑडिटिंग करता है, तो अपनी रिपोर्ट में उसको बता देना चाहिए कि हाँ भाई मैंने जो ऑडिटिंग की है वो पूरी ऑडिटिंग नहीं की, कौन सी वाली की है, पार्शियल ऑडिट की है। तो उसको ये बात नॉलेज में डाल देना चाहिए। तो यदि वह ऐसा नहीं करता तो जो भी व्यक्ति इस रिपोर्ट के आधार पर कार्य करने में हानि उठाएगा तो जो ऑडिटर होगा रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो। मान लो हमने पार्शियल ऑडिट किया, पार्शियल ऑडिट किया मतलब हमने कंप्लीट चेकिंग तो हर बात की नहीं। इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी, रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी बिल्कुल ओके, जबकि कुछ गड़बड़ियां थी, या इसने बताया नहीं कि कंप्लीट ऑडिट था या पार्शियल ऑडिट था, कुछ भी हो सकता है। ऑडिटिंग करवाई हमने ऐसी ऐसी, इसने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी ऐसे बताकर कि जैसे कंप्लीट ऑडिट है, या हमने किसी को रिपोर्ट दे दी कि भाई ऑडिटिंग पूरी हो चुकी है, उसको हमने बताया ही नहीं कि ऑडिटिंग कौन सी है। अब रिपोर्ट जिसको हमने प्रेजेंट की वो बंदा मान लो मोहन है, मोहन ने इन रिपोर्ट्स के बेस पर कोई एक्शन लिया, कुछ काम किया और वो काम हो गया गलत, तो उस गलत काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये ऑडिटिंग जिसने की थी, जो ऑडिटर है। तो अगर इस रिपोर्ट के बेस पर जब हमने बताया नहीं ना सामने वाले को कि ऑडिटिंग हमने पार्शियल वाली की है, उस रिपोर्ट के बेस पर अगर किसी बंदे ने कोई गलत स्टेप लिया, कोई गलत काम किया, तो इसने जो गलत काम किया है ना, या इससे जो गलती हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये वाला ऑडिटर होगा जिसने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। आगे देखें, फिर होता है हमारा पीरियोडिकल ऑडिट। तो कभी कभी ऑडिटर द्वारा क्या किया जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर जब अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, तो नियोक्ता के स्थान पर आकर एक ही बार में उसके खातों की जांच पूरी कर देने को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ऑडिट बोलते हैं। मतलब जो बिजनेस का ओनर है जिसने उसको अपॉइंट किया है वो नहीं आता, बट उसकी जगह पर आकर वो क्या करता है, उसकी एक ही बारी में पूरी अकाउंट्स की चेकिंग कर देता है। तो इस प्रकार ऑडिटर साल में केवल एक ही बार होता है, इस प्रकार का ऑडिट साल में एक ही बार होता है। अब क्योंकि ऑडिटिंग साल के अंत में होती है इसलिए हम इसको बोलते हैं एनुअल ऑडिट, या इसको हम बोलते हैं फाइनल ऑडिट। तो इस ऑडिटिंग का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट ऑडिट भी है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। इसका एक नाम और भी है, क्या,
बैलेंस शीट ऑडिट। तो क्योंकि ई से चिट्ठा बन जाने के बाद बोले तो इसको हम बैलेंस शीट बन जाने के बाद शुरू करते हैं, परंतु अमेरिका में हम बैलेंस शीट वाले ऑडिटिंग का अर्थ क्या है, सिर्फ चिट्ठे के अंक अक्षर से बात किया जाता है। मतलब अगर मैं अमेरिका की बात करूं, क्या कह रहा है वो, अमेरिका में बैलेंस शीट ऑडिट का क्या मतलब है, सिर्फ हमने बैलेंस शीट की ऑडिटिंग करवाई है। जबकि इंडिया में पीरियडिक ऑडिट, फाइनल ऑडिट या बैलेंस शीट ऑडिट का क्या मतलब है कि हमने ऑडिट, सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट बनाने की बात की है। मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के ऊपर सारी अकाउंट्स की हमने एक ही बार चेकिंग कर दी। बट अमेरिका की लैंग्वेज में इस ऑडिट का क्या मतलब है कि हमने सिर्फ बैलेंस शीट की ऑडिट की है। तो अगर अमेरिका में ये बैलेंस शीट ऑडिट के नेम से है, तो अमेरिका के अकॉर्डिंग हमने ऑडिटिंग सिर्फ किसकी की है, सिर्फ बैलेंस शीट की। आगे है हमारे पास इंटीरियम ऑडिट। कहता है कि जब किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी समय अथवा बीच में ही हम अपनी अकाउंट्स की बुक का चेकिंग कराते हैं, तो उस समय तक की गई लाभ या हानि तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कराया जाता है। तो मान लो मैंने नवंबर में अपनी बुक्स की चेकिंग करवाई, नवंबर के हमने मान लो 30 तारीख को करवाई, 30 नवंबर को, ठीक है। तो ये चेकिंग करवाई मान लो मैंने अप्रैल से लेकर नवंबर तक की, तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियम ऑडिट। तो ये वाला जो ऑडिट होता है ना, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए पूरा किया जाता है। तो इसमें ये ऑडिट मोस्टली हम कराते कहाँ हैं, ये ऑडिट मोस्टली कराते हैं कंपनियों में। तो दूसरी बात, ये ऑडिट हम कहाँ पे कराते हैं, कंपनियों में कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, कभी कभी ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड भी पे करती हैं, और जो डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर पे करती है वो इंटीरियम डिविडेंड भी होती है। क्योंकि देखो कि लिखा हुआ है, कहता है कभी कभी हम एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले साल के बीच में डिविडेंड दे देते हैं, जिसको बोलते हैं इंटीरियम डिविडेंड। तो ऐसी ऑडिटिंग के केस हमारे सामने आते हैं। क्यों कराते हैं, कंपनियां कभी कभी इंटीरियम डिविडेंड पे करती हैं साल के बीच में। तो हम क्या करते हैं, पहले ऑडिटिंग करवा लेते हैं कि हम प्रॉफिट पे करने की हालत में, डिवाइड करने की हालत में है या नहीं है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक नए साझेदार के प्रवेश करने पर, किसी साझेदार के फर्म में अवकाश प्राप्त करने पर, अथवा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके खातों का अंतरिम अक्षेक्षण कराने की आवश्यकता होती है। और सिंपल सी बात वो कह रहा है कि मान लो हमने रेशो चेंज किया, रेशो तो कभी भी चेंज कर लेते हैं, ऑडिटिंग करवा लो। नया पार्टनर आ गया, उस वक्त ऑडिटिंग करवा लो। किसी पार्टनर की रिटायर होगी मान लो साल के बीच में, ऑडिटिंग करवा लो। किसी पार्टनर की बीच में डेथ हो गई तो आप बीच में ऑडिटिंग करवा लो। फर्म ने, सॉरी कंपनी ने मान लो ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पे करना है, तब भी आप क्या करो, ऑडिटिंग करवा लो। तो ये वाला ऑडिटिंग हम क्या बोलते हैं, इंटीरियम ऑडिटिंग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंतरिम अंकेक्षण, बोले तो इंटीरियम डिविडेंड। तो इंटीरियम डिविडेंड, इंटीरियम जो ऑडिटिंग है, सॉरी इंटीरियम ऑडिटिंग हम क्यों कराते हैं, इंटीरियम ऑडिटिंग हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें साल के दौरान कभी भी बुक्स की चेकिंग करनी पड़ती है और हमारा एक स्पेशल टारगेट होता है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनीज के अंदर हमको ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो इसलिए हम कराते हैं अपनी एक स्पेशल टाइम पीरियड के लिए, केवल कैश की जो भी लेन देन होते हैं ना उसकी चेकिंग के लिए जब हम ऑडिटिंग की नियुक्ति करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑडिट। कौन सा, कैश वाला। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि हम स्पेशल कुछ वाउचर और डॉक्यूमेंट की हेल्प से केवल इनकम और एक्सपेंसेस के नकद वाले जो लेन देन होते हैं ना, सिर्फ उसकी जांच करते हैं। क्योंकि ऑडिटिंग का काम सिर्फ रोकड़ बही की जांच तक ही सीमित है, इसलिए उसे अपनी रिपोर्ट देते समय इस सीमा का स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैंने सिर्फ कैश ऑडिटिंग की है। तो मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ कैश बुक की ऑडिटिंग कराते हैं, और जब कैश बुक की ऑडिटिंग कराते हैं तो वो सिर्फ कैश की रिसिप्ट और कैश की पेमेंट की ही चेकिंग करता है। तो अब वो बोल रहा है कि लास्ट में जब भी अपनी वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा तो अपनी रिपोर्ट में बता दे कि भाई मैंने सिर्फ कैश का ऑडिट किया है, किसी और ऑडिटिंग के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो कैश ऑडिट के बारे में उसको बिल्कुल क्लियर कट बता देना चाहिए। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट ऑडिट है वो है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के अंदर वो क्या कह रहा है कि
कॉस्ट के अकाउंट से रिलेटेड जब हम ऑडिटिंग कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग। तो कॉस्ट के जो हमारी जो अकाउंट्स होती है उसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन के दौरान होने वाली गणना के लिए किए जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जब हमारा होता है तो प्रोडक्शन के टाइम पर हमारे कुछ एक्सपेंस होते हैं, लॉसेस होते हैं, मटेरियल यूज होता है, लेबर यूज होती है, तो उसके हम अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो इन अकाउंट्स के अंदर रॉ मटेरियल खरीदना, एक्सपेंसेस करना, प्रोडक्ट बनाना, तो जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे हमको लिखने होते हैं। तो इस प्रकार के खर्चे के रियलिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑडिटिंग कराते हैं। तो कॉस्ट ऑडिटिंग हमको करवानी होती है, तो कॉस्ट ऑडिट हमको करानी होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट के जो अकाउंट्स होते हैं और जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं इसके अंदर इतना अधिक रिलेशन होता है कि हमको अलग से कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए अलग से अकेक्षण की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। परंतु जहां कॉस्ट अकाउंटेंट एक विस्तृत रूप से बड़े पैमाने पर रखे जाते हैं तो वहां पर कॉस्ट अकाउंट्स के ठीक होने और लागत लेखा योजना सही रूप से अप्लाई होने का सत्यापन करने की आवश्यकता पड़ती है। कहता है कि हालांकि फर्म के अंदर जब हम नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम ऑडिटिंग करवाते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की भी ऑडिटिंग हो जाती है। पर कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा होता है ना, हम बहुत हाई लेवल पे रखते हैं। अब जब हाई लेवल पे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा मेंटेन करते हैं तो हमको कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑडिटिंग करवानी ही पड़ती है, तो वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये बात बोल रहा है, कहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने 1952 में सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट्स या कॉस्ट ऑडिटिंग को इस प्रकार के इन्होंने एक नीचे एक डेफिनेशन दिया है। कहता है कि जो कॉस्ट ऑडिटिंग का जो मतलब होता है ना, तो कॉस्ट अकाउंट्स के जितने भी हमारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका वेरिफिकेशन करना है, और जो भी हमारी कॉस्ट से रिलेटेड जो भी योजनाएं होती है, जो भी प्लानिंग होती है उसको इंप्लीमेंट करना, और उसकी हमें को क्या करनी होती है, जांच करनी होती है, उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। तो यहां पर हमारे पास एक सेक्शन आएगा, ये सेक्शन हमारा कौन से आने वाला है, सेक्शन 148। तो सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग हमको ये सारी कॉस्ट हमारी जो अकाउंटिंग होती है उसकी हमको ऑडिटिंग करानी होती है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट ऑडिटिंग। तो किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी की सभी एस्पेक्ट की हम जब चेकिंग कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मैनेजर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस का हम इवेल्युएशन करते हैं, उनकी एफिशिएंसी का ऑडिट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का ऑडिट करते हैं। तो इसमें दो मेन एस्पेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें हम नॉर्मली मैनेजमेंट ऑडिट में सेल का जो काम होता है, प्रोडक्शन का जो मैनेजमेंट होता है, स्टॉक का जो कंट्रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, फाइनेंशियली कंट्रोल होते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो अरेंजमेंट होती है उससे रिलेटेड जो भी हमने मैनेजमेंट के काम किए हैं ना, उन सारी मैनेजमेंट की कामों की हम क्या करते हैं, सारी की सारी बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं। दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेक्ट हैं सबकी बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं। इसमें उनकी परफॉर्मेंस की चेकिंग कराना, उनकी एफिशिएंसी को चेक कराना, उनकी प्रॉपर्टी का ऑडिट करना, ये सब चेकिंग करने को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट करना। तो मैनेजमेंट ऑडिट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमको फ्यूचर की भी काफी सारे डिसीजन लेने होते हैं, पीछे से कंट्रोलिंग करनी होती है, काफी सारी गड़बड़्स को हमको चेक करना होता है। तो इसलिए हमारे पास ये होता है मैनेजमेंट ऑडिट।